हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज से आपका क्लास स्टार्ट होता है। आपको डेली चैप्टर वाइज एक वीडियो मिलेगा एक सब्जेक्ट का, और संडे को आपका PYQ क्वेश्चन मैं कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज EVS की पहली क्लास। तो आज आपकी EVS की पहली क्लास होने जा रही है। इस क्लास को आप रेगुलर देखते रहिएगा, इसके सिवाय आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप EVS का बुक स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारा समरी दिया गया है जिसमें को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने उसका एक सार निकाला है जिसको आप करेंगे और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, EVS पढ़ाने का मेन मतलब है कि प्रत्येक बच्चे को उसमें को शिक्षा का अधिकार है। यानी बच्चा कोई भी हो, सबको क्या है, शिक्षा का अधिकार है। सभी बच्चे अलग अलग परिस्थितियों में स्कूल जाते हैं, यानी सभी बच्चे एक जैसा स्कूल नहीं जाते हैं। कोई किसी चीज़ से माध्यम से जाता है, कोई पैदल से जाता है, कोई बस से जाता है, कोई गलियों से होकर जाता है, कोई पहाड़ों से, कोई पुल से, किसी न किसी चीज़ से होकर जाता है। इसलिए कहा गया है कि सभी बच्चे एक माध्यम से स्कूल नहीं जाते हैं। देखिए, कोई पैदल, कोई नाव, कोई बस, कोई साइकिल से जाता है। आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि कौन किससे स्कूल जाता है। ठीक है, फिर कहा है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल पहुंचने के साधन अलग अलग हैं। यानी हमारे देश में 28 राज्य हैं। अब 28 राज्यों में अलग अलग तरीके से स्कूल पहुंचने के साधन हैं, क्योंकि सबका जो क्लाइमेट है एक जैसा नहीं है, सबके रास्ते एक जैसे नहीं हैं। ठीक है, कह रहा है विद्यालय केवल पढ़ाई नहीं बल्कि समाज और भावनात्मक विकास का भी स्थान है। यानी विद्यालय हम बस केवल पढ़ाई ही करने नहीं जाते हैं कि हाँ हम पहुंच गए हैं, पुस्तकों से पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ जाके हमारी सामाजिकता और भावनात्मक विकास का होता है। जैसे कि हम जो दोस्त, जो स्कूल में टीचर्स मिलते हैं, जो वहाँ और भी कर्मचारी होते हैं, अलग अलग घरों से अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, सबसे हम जुड़ते हैं, तो वहाँ हमारा पहला समाज बनता है। भावनात्मक यानी हमारे अंदर बहुत सारी भावनाओं का विकास होता है। यहीं से हम एक समाज का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। यानी जैसा हमें पर्यावरण मिलता है वैसा ही हम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस जितना भी आपका जो सार है उसको मैं 30 लाइन में यहाँ पे करवा रही हूँ। ये 30 लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला कह रहा है शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। ये हमारे संविधान में भी लिखा गया है कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। ठीक है, पहला यानी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो किसी तरह से दिव्यांग हो या कोई भी कमी हो, सबको शिक्षा लेने का बराबर अधिकार है। RT एक्ट 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट RT एक्ट। ठीक है, राइट एजुकेशन जो है, आप देखे होंगे कि जो सरकारी स्कूल होता है उसमें 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। यानी कि क्लास 1 से ले के 8 तक कोई फीस वगैरह नहीं लगता है, एकदम मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, आपको सबको पता है। लेकिन जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको 6 से लेके 18 वर्ष तक, याद रखिएगा, कौन, दिव्यांग बच्चों को 6 से लेके 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें याद रखना चाहिए। फिर कह रहा है कि सभी बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर सभी बच्चों को समान अवसर नहीं मिलेगा तो अपनी क्षमता कैसे दिखा पाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं विद्यालय में कोई भी प्रोग्राम होता है तो ये नहीं कहा जाता है कि आप मत करिए, सबको समान अवसर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन बच्चा कितना अच्छा कर सकता है। हो सके कोई बच्चा डर के मारे नहीं करना चाह रहा हो, लेकिन जब आप अवसर दे तो बहुत खिल के आए। इसलिए कहा गया है कि सभी बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए। हर बच्चे की सीखने की गति अलग होती है, यानी कि हर बच्चा अलग अलग गति से सीखता है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे धीरे धीरे करके सीखते हैं,
कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ गुड होते हैं। सीखने का जो स्पीड होता है सबका अलग अलग होता है। अब कोई थोड़ा सा ही हिंट दो तुरंत पकड़ लेते हैं, अब कोई होते हैं जिनको समझाने में बहुत टाइम लगता है, तो लेकिन सीखते सभी हैं। बस आपको क्या करना है, कोशिश करना है। और एक चीज़ सीटेट में आप याद रखिएगा कि बच्चा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ठीक है। यानी कि बच्चा कुछ भी करे, गलती करे, जो भी कर रहा है वो सब उसका क्या है, एक अच्छा गुण है। आप उसको किसी प्रकार का कोई दंड नहीं देना है, उसको अभद्र भाषा यूज नहीं करना है, या आपको ये ऐसा नहीं करना है, विभेदता नहीं करना है, यानी कि भेदभाव नहीं करना है किसी बच्चे के साथ, ठीक है। तो आप जब भी सीटेट में आंसर लगाइएगा तो इन बातों को ध्यान में रख के करिएगा। विद्यालय समाज का दर्पण है, ये बात बिल्कुल सही है। जब हम विद्यालय में जाते हैं तो एक तरह से वो हमारा समाज ही होता है। आपको याद होगा जब पहली बार विद्यालय में गए होंगे तो आप पहला एडमिशन हुआ होगा, आपको भी याद होगा बचपन में, तो आप किस तरह से विद्यालय को देखे होंगे, अरे कितने सारे बच्चे हैं, हम कहाँ आ गए हैं, वाह कोई बहुत सुंदर दिख रहा होगा, यानी कि साफ़ सुथरा, कोई थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा होगा। वो डिपेंड करता है कि उनके मम्मी पापा उनको किस तरह से भेज रहे हैं, ठीक है। कोई बहुत तेज़ तराक होगा क्लास में तो सभी बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हो रहे होंगे, किसी को टीचर बहुत सराहना दे रहे होंगे, तरह तरह के खेल भी हो रहे होंगे, पढ़ाई भी हो रहा होगा, गिफ्ट भी हो रहा होगा, कंपटीशन भी हो रहा होगा। तो ये समाज आगे चल के समाज में इन्हीं सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, सामना करते हैं। इसलिए कहा गया है कि विद्यालय समाज का दर्पण है। खेल खेल में सीखना प्रभावी होता है, यानी कह रहे हैं कि जब हम कोई चीज़ खेल खेल में सीखते हैं तो हमें हमेशा याद रहता है। जैसे कि अगर खेल खेल में हम मैथ सीख लें, यानी कि पहले क्या होता था कि जब भी हम लोग के टाइम में, जब हम बहुत पुराने थे तो हम लोग के टाइम में तो डायरेक्ट ही मैथ दे दिया जाता कि 1 1 क्या होगा, 2 होगा, हम प्लस करके ऐड कर लेते थे, जोड़ लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब हमें खेल खेल में सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को खेलना पसंद होता है और खेल में वो जो भी सीखेंगे वो हमेशा क्या होगा, उनको याद होगा। इसलिए कहा गया कि खेल खेल में सीखना प्रभावी होता है। तो याद कर रखिएगा, जब भी आंसर आए ऐसा जिसमें लगे कि बच्चे ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी ज़्यादा उनको चलना फिरना, दिमाग उनका ज़्यादा लग रहा है, वही आंसर सीटेट में सबसे ज़्यादा सही होता है। फिर 7वां है, बाल केंद्रित शिक्षा सर्वोत्तम मानी जाती है। ये भी बात सही है। बाल केंद्रित का मतलब होता है कि जो बस बालकों को ध्यान में रख कर शिक्षा दी जाती है कि नहीं ये बालक हैं, इनको इस तरह से नहीं तो इस तरह से करिए, इस तरह से नहीं तो दूसरे तरीके से करिए, वही सबसे सर्वोत्तम है। ये नहीं कि हम टीचर हैं, हमें बालकों को सिखाना है तो हम अपनी मन मर्जी कुछ भी करके सिखाएंगे, मार के पीट के, ये गलत है। बस बालकों को ध्यान में रख के, मैंने कहा ना, बिना डंडे के, बिना डांटे बोले उनको सिखाएंगे तो वो सबसे अच्छा माना जाएगा। फिर करा समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे साथ पढ़ते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। समावेशी शिक्षा जिसको नहीं पता होगा उसको मैं बता दूं कि जो समावेशी शिक्षा होता है उसमें हर तरह के बच्चे आते हैं, गरीब, अमीर, दिव्यांग, बहरे, यानी जिनको सुनाई नहीं देता है, जो बोल नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, सभी बच्चे एक साथ आते हैं, ठीक है। तो सब इसलिए कहा गया कि समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे साथ में पढ़ते हैं। शिक्षक मार्गदर्शक होता है, यानी कि शिक्षक जो टीचर होता है उसका काम क्या है कि वो हमें गाइड दे कि ये काम कैसे करना है, वो काम कैसे करना है, बस हमें गाइड दे सकता है, ठीक है। इसलिए शिक्षक को मार्गदर्शक कहा गया है। अनुभव आधारित अधिगम अधिक प्रभावी होता है, यानी जिस चीज़ को हम अनुभव करके सीखते हैं वो ज़्यादा ही देर तक या लंबे समय तक चलता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप खुद से ही ले लीजिए, कोई काम करते हैं, उससे आपको अच्छा या बुरा अनुभव मिलेगा, ठीक है। या किसी रास्ते से आप जा रहे हैं, किसी साइकिल से जा रहे हैं, बहुत सारा ब्रेकर आ रहा है और आपने ध्यान नहीं दिया और ब्रेकर पे साइकिल लगा दी तेज़ से और वो साइकिल उछल गई और आप गिर गए, तो उससे आपको अनुभव मिला। तो अगली बार जब आप आएंगे तो वहाँ पे साइकिल संभाल के चलाएंगे।
तो ये आपका क्या है, इससे आपका अधिगम आपने सीखा। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। तो वही कह रहा है कि जब हम कोई चीज़ अनुभव करके सीखते हैं तो वो सबसे क्या होता है, प्रभावी होता है। ठीक है। 11वां है, बच्चों के अनुभव का सम्मान करना चाहिए। यानी कि बच्चों का जो अनुभव होता है, देखिए बड़ों से अलग होता है, तो जो भी अनुभव करके आपके सामने वो सारी चीज़ें रखते हैं तो उनका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। चाहे फिर वो अच्छे हों बुरे हों, उनको तो नहीं पता ना कि वो अच्छे हैं बुरे हैं, तो उनके सारे अनुभव को आपको सम्मान करना है। अगर वो गलत अनुभव लेकर आए हैं तो उसमें सुधार करना है। ठीक है। शिक्षा आत्मविश्वास बढ़ाती है। यानी कहना कि जैसे जैसे हम पढ़ाई लिखाई करते हैं वैसे वैसे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। अब पढ़ाई लिखाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप बस गए किसी तरह का डिग्री ले लिए घर बैठे और कह रहे हैं कि हम शिक्षित हैं, हमारा आत्मविश्वास क्यों नहीं बढ़ रहा है। ऐसे नहीं होगा। जब आप सच में सचमुच शिक्षा प्राप्त करेंगे, एकदम दिल से पढ़ाई करेंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे, तो आप पाएंगे जब चीज़ों के बारे में किताबों में इतना सारा ज्ञान भरा है कि जब आप उनको जानेंगे, समझेंगे, सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि असली में दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं जो आपको खुद पता ही नहीं होगा। आपके अंदर कितनी सारी क्षमताएं, ये किससे हमें पता चलता है, शिक्षा से। और जब ये आपको पता चलेगा तो आपके अंदर एक विश्वास बनेगा। ठीक है। उसी को कहते हैं कि शिक्षा क्या होता है, से आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इतनी बात समझ में आई। अब देखिए आगे कह रहा है कि विद्यालय सामाजिक विकास का केंद्र है। यानी विद्यालय ही ऐसा है जो समाज के विकास का केंद्र यानी जो चीज़ बीच में होती है उसको केंद्र कहते हैं। ये हमारा संसार, मान लीजिए समाज है, और ये हमारा क्या है, विद्यालय है। तो सबसे पहले हम विद्यालय इसलिए जाते हैं ताकि हम थोड़े मैच्योर हो सकें, वहाँ सीख सकें कि समाज में हमें कैसे रहना है। इसलिए कहा जाता है कि विद्यालय समाज का केंद्र है। ठीक है। बच्चों में सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए। सहयोग की भावना, देखिए बच्चों में सहयोग की भावना इसलिए विकसित करना चाहिए कि आगे चल के वो समाज का हिस्सा बनेंगे। इसीलिए उनको सिखाना चाहिए कि सहायता करनी चाहिए, किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए, यानी किसी को अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। सभी लोग समान होते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि समाज बहुत ख़राब होते जा रहा है। समाज नहीं, लोगों की मनोदशा ख़राब होती जाती है। तो अब बचपन में ही बच्चों को सिखाइए कि लड़की और लड़के बिल्कुल अलग नहीं हैं, दोनों बिल्कुल समान हैं। इस तरह से जब उनको सिखाएंगे तो जो वो बचपन में सीखेंगे, जो उनके दिमाग में छवि बैठेगा, वही बड़े होकर करेंगे। इसलिए कहा गया कि बच्चों में सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए। शिक्षा जीवन की कौशल विकसित करती है। कौशल का मतलब क्या होता है, स्किल्स, क्या हम कर सकते हैं, वो किससे हमें पता चलता है, जब हम शिक्षित होते हैं। तो देखें, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पायलट बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनता है, लेकिन बिना पढ़े तो बनता नहीं है। तो शिक्षा से ही क्या होता है, हमें जीवन कौशल विकसित हो। कोई लेखक बन जाता है, कोई गीतकार बन जाता है, कोई कुछ भी करने लगता है। वो किससे ज़्यादातर होता है, शिक्षा से। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, यानी सीखना जो होता है हमेशा चलना रहता है। आप देखेंगे कोई इंसान बचपन से, जब से उसको होश आता है सब, तब से और जब तक उसका मृत्यु ना हो जाए तब तक वो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सीखता ही रहता है। इसलिए कहा गया है सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है। विद्यालय अनुशासन सिखाता है, जो ये 17 वाला है। यानी विद्यालय हमें डिसिप्लिन सिखाता है। डिसिप्लिन कैसे सिखाता है, विद्यालय में इतने बजे जाना है, विद्यालय में साफ़ सुथरा से जाना है, विद्यालय में सफाई से रहना है, सबसे अच्छे से बात करना है, किसी को भेदभाव नहीं करना है। इतने बजे आपकी बेल बजेगी तो ये क्लास चलेगा, इतने बजे आपको लंच करना है, इतने बजे छुट्टी हो गई, इस क्लास में खेल होगा। तो ये सब क्या, एक तरह का डिसिप्लिन है जो हम क्या विद्यालय से सीखते हैं। बच्चों की जिज्ञासा सीखने का आधार है। यानी अगर बच्चे में जिज्ञासा नहीं रहेगा तो वो सीखेगा नहीं। यानी कि अगर आप जिज्ञासा जो अंदर से आता है, अभी देखिए, जो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ईवीएस के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप सीखना चाहते हैं ना, ये आपकी जिज्ञासा है, तभी तो आके आप यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर आपके अंदर जैसे मान लीजिए जिज्ञासा ही नहीं है कि नहीं मुझे एग्ज़ाम देना है, मुझे ईवीएस के बारे में पढ़ना चाहिए, तो क्या आप सीखेंगे? नहीं सीखेंगे। इसलिए कहा गया है कि बच्चों की जिज्ञासा सीखने का आधार होता है।
स्थानीय परिवेश ईवीएस का महत्वपूर्ण भाग है। स्थानीय परिवेश से मतलब होता है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ का जो आसपास रहन सहन है वो क्या है, हमारे ईवीएस जो सब्जेक्ट है उसका महत्वपूर्ण भाग है। यानी कि हमारे आसपास कैसे लोग रहते हैं, क्या हम सीखते हैं, ये सब हमारे स्थानीय परिवेश का महत्वपूर्ण भाग होता है। प्रत्येक बच्चा विशेष होता है, यानी हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ वो गुण लेके पैदा हुआ होता है, बस उसको पता होना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि हर एक चीज़ कोशिश करनी चाहिए कि इसमें नहीं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, इसमें नहीं तो उसमें। ये आपको पता लगाना चाहिए कि मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ। आप देखेंगे कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कोई एक काम वो ज़रूर ही बहुत अच्छे से करता होगा। ज़रूर नहीं है कि उसको किताब भी पढ़ने अच्छे से नहीं आती तो उसको खेलना नहीं आता होगा, या उसको पेंटिंग बनाना नहीं आता होगा, या वो किसी बैडमिंटन नहीं खेलना होता। तो प्रत्येक बच्चा किसी ना किसी चीज़ में, हर चीज़ में तो नहीं हो सकता ना, तो किसी ना किसी चीज़ में क्या होता है, एक स्पेशल होता है। इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक बच्चा विशेष होता है। सीखना गतिविधि आधारित होना चाहिए, यानी वो कह रहा है कि जब भी बच्चे सीखते हैं बस ऐसे रट्टाफिकेशन करके किताब पढ़ा दिए, उसमें से वो भी दोहरा के पढ़ लिए, ऐसे सीखना नहीं होना चाहिए। गतिविधि करवाइए, यानी कि अगर हमें किसी पेड़ के बारे में पढ़ाना है, जिस पेड़ के बारे में, उसके पास लेके जाइए, उस पेड़ के एक एक चीज़ को दिखाइए, पढ़ाइए, तो ये क्या होगा, गतिविधि। अगर हमें मछली के बारे में पढ़ाना है या तालाब के बारे में बताना है तो तालाब के पास लेकर जाइए। इसीलिए कहते हैं कि सीखना गतिविधि होता है, जिस पे आजकल क्या कर रहा है, एनसीएफ भी जोर दे रहा है। बच्चे के पूरे ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, यानी कि बच्चा जो पहले सीखा है उसका उपयोग करना चाहिए। मान लीजिए कि आपने सबसे पहले ऐसे समझिए क बनाना सीखा, लेकिन जब आपने किताब पढ़ना सीखा तो उस क का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, तभी तो आपने किताब पढ़ना सीखा ना। तो इस तरह से बच्चे का जो पूर्व ज्ञान होता है उसका उपयोग करना चाहिए। समान अवसर शिक्षा का आधार है, यानी कि सबको समान अवसर मिले, इसीलिए शिक्षित किया जाता है, शिक्षा बनाया गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। आगे देखिए, पर्यावरण से सीखना ईवीएस का उद्देश्य है, यानी कह रहा है कि जो पर्यावरण होता है ईवीएस में इसलिए आप देखेंगे तो पर्यावरण के बारे में ही बात किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, आज भी चाहे बूढ़े रहे, जब भी कोई भी चीज़ हो, किसी भी एज में रहें, पर्यावरण ही इम्पोर्टेंट। अगर पर्यावरण अच्छा नहीं रहेगा तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी लाइफ अच्छी नहीं हो सकती है। आप बीमार पड़ेंगे, अच्छी हवा नहीं होगी, साफ़ सुथरा इलाका नहीं होगा, अच्छे माहौल नहीं होंगे। ये सब क्या होता है, पर्यावरण में आता है। समूह कार्य सहयोग बढ़ाता है। समूह कार्य जैसे कि समूह से मानिए जब हम कोई ग्रुप में कार्य करते हैं तो उससे हमें सहयोग मिलता है कि नहीं। जैसे घर में ही देख लीजिए, अगर एक ही लोग सारा काम करें और सारे लोग सोए रहें तो काम जल्दी होगा, नहीं होगा। अगर सभी लोग उसी काम को मिलजुल के करें तो जल्दी होगा कि नहीं। इसीलिए कहा गया है कि समूह कार्य सहयोग बढ़ाता है। शिक्षक को भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई भी टीचर है, उसका काम है सिखाना, तो उसको बस सिखाना चाहिए, नहीं कि इस बच्चे को ज़्यादा सिखाए, उसको कम सिखाए, अरे उसको तो कुछ नहीं आता, इससे उसको मतलब नहीं होना चाहिए। उसका काम है सिखाना, तो उसको सिखाना चाहिए, उसको बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रश्न पूछना सीखने का महत्वपूर्ण भाग है, यानी कि अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो आप सीख रहे हैं। सीख कैसे रहे हैं, जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसी के बारे में तो हम प्रश्न करते हैं, उससे हम सीखना ही तो चाहते हैं। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप उसके बारे में ज़रूर बताएं, नहीं पता है तो अगले दिन पता करके बताएं, डांटे नहीं। जबकि पहले क्या होता था, कुछ टीचर ऐसे होते थे कि अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको नहीं पता है, चुप रहो, बहुत प्रश्न पूछते हो, अभी चैप्टर पूछेंगे तो तुमको नहीं आएगा, ये सब उनको नहीं कहना है। सीखना अनुभव से अधिक प्रभावी होता है, यानी कह रहा है कि कोई चीज़ जब हम सीखते हैं तो जो पहले हम एक्सपीरियंस किए होते हैं उससे ज़्यादा वो हम जल्दी सीख पाते हैं। जैसे कि आप जब गाड़ी चलाना सीखे होंगे तो उस सबसे पहले सबने साइकिल सीखा होगा, तो वो क्या है, हमारा एक अनुभव था, तो उससे हम जल्दी गाड़ी सीख जाते हैं। विद्यालय समाज और परिवार को जोड़ता है। कह रहा है कि जो विद्यालय होता है वो समाज को भी जोड़ता है, परिवार को भी जोड़ता है, यानी जो हम विद्यालय में सीखते हैं अपने परिवार में जाके भी
कुछ चीज़ें हमारे ऊपर इफेक्ट करती है जो लोगों के साथ हम करते हैं। जैसे विद्यालय में सिखाया जाता है मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करना चाहिए, दादी दादा का रिस्पेक्ट करना चाहिए, छोटे भाई बहन के को कैसे रहना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना। तो हम घर पे जाके वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं करते हैं, और फिर जब बड़े होते हैं तो वही सारी चीज़ें हमें समाज में देखने को मिलती है। तो वही कह रहा है कि विद्यालय और समाज परिवार को जोड़ता है। ईबीएस का उद्देश्य जीवन से जोड़कर रखना है। यानी ईबीएस का मेन उद्देश्य क्या है? जब हम जो बच्चे पढ़ते हैं 4th और 5th क्लास में, इसलिए पढ़ाया जाता है कि उनको तो पता नहीं होता है जीवन क्या है, जीवन में कैसे रहना है। तो इसलिए पढ़ाया जाता है कि वो इससे सीखें और उसको अपने जीवन में जोड़ के रखें। इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। आरटीए एक्ट इसलिए याद होना चाहिए आपको कि ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है, जिसको समान शिक्षा समान अधिकार होता है। और जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, याद रखिएगा, उनको 6 से 18 वर्ष तक। इंक्लूसिव शिक्षा यानी समावेशी शिक्षा, सब एक साथ जब मिल के पढ़ते हैं वहाँ पे कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होता है? जब हम कोई चीज़ करके, यानी कि एक्टिविटी के माध्यम से करते हैं, गतिविधि के माध्यम से, तो उसको क्या कहते हैं? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहते हैं। चाइल्ड सेंटर लर्निंग क्या होता है? जहाँ बस बच्चे के सीखने पे ध्यान दिया जाता है। ये नहीं कि आप कैसे सिखा रहे हैं, आपको तो सिखाना है, लेकिन बच्चा कैसे सीखना चाहता है आप उसी तरह से सिखाएंगे, उस पर ध्यान दिया जाता है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग यानी कि जब एक्सपीरियंस करके हम सीखते हैं, उसको कह रहा है पूर्व अनुभव से। ईवीएस ऑब्जेक्टिव यानी कि जो पर्यावरण का जो उद्देश्य है, वो सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं कि नहीं। लर्निंग बाय डूइंग, जब करके सीखते हैं, यानी अपने हमने किया फिर सीखा कि हाँ ये तो सही है, करके सीखना। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ये जितने भी पॉइंट हैं जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, ये सब ईवीएस के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सबसे बेस्ट है। चाइल्ड लर्निंग सबसे एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग, ये सारी चीज़ें बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो देखिए, सबको पता है, मैंने क्या बताया था, जो शिक्षा है वो कितने के लिए? 6 से 14। लेकिन यही दिव्यांग अगर लिखा हो तो तब क्या आंसर देते हैं? 6 से 18। ईबीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या ईबीएस इसलिए पढ़ा जाता है कि बच्चे रट के पढ़ें, केवल परीक्षा पास करना, या पर्यावरण जीवन से जुड़कर सिखाना, या केवल पुस्तक पढ़ाना? तो नहीं, ईबीएस का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए पर्यावरण शिक्षक से जोड़कर रखना। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो आप नहीं कहेंगे कि जब हम देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा यानी बालक, तो ये इस पे सबसे मुख्य भूमिका किसकी होनी चाहिए? तो विद्यार्थी की होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा का अर्थ है केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, यानी जो बहुत पढ़ने में अच्छे हैं उनको बस पढ़ाइए, नहीं, सभी बच्चों के साथ पढ़ाना। समावेशी शिक्षा का मैंने क्या बताया कि सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, केवल ग्रामीण बच्चों को नहीं, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। ठीक है। ईबीएस में सबसे प्रभावी अध्ययन कौन सा होता है? तो देखिए, रटना दिया है, केवल लिखना, केवल पढ़ना। मैंने क्या बताया था? अनुभव आधारित अधिगम यानी एक्सपीरियंस या लर्निंग। ठीक है, ये सबसे बेस्ट होता है। तो ये हुआ। अब हम चलेंगे क्विक रिवीजन पे। ठीक है, क्विक रिवीजन मतलब एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि जो ये है आपका, जो मैंने यहाँ लिखा है ईबीएस पर्यावरण समाज जीवन, अगर आपके ऑप्शन में ईबीएस क्या है? पर्यावरण समाज प्लस जीवन लिखा हो तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, यानी ईबीएस में पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, समाज के बारे में है पढ़ते हैं, और जीवन कैसे जीना है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इतना आपको। तो अब देखिए, आपसे पूछेगा कि बांस से बना पुल कहाँ है? तो अब क्या कहेंगे? असम में है। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है कभी की, तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। ये एक हाथ में किताबें उठाते हैं, दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं, हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार करते हैं। तो ये कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है, असम में होता है। यानी बांस का बना पुल कहाँ है? तो असम में। ठीक है। दूसरा है लद्दाख।
लद्दाख में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? तो ट्रॉली से जाते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी गहरी नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों से पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला पुल की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठकर जाते हैं, पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो यानी आपसे पूछे कि लद्दाख में किसके माध्यम से हम जाते हैं स्कूल, तो आप क्या कहेंगे? ट्रॉली के माध्यम से जाते हैं। ठीक है, कुछ जगह सीमेंट का भी बना पुल होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता देती हूँ। वल्लम कहाँ है? केरल में। तो केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम क्या है? लकड़ी की बनी छोटी नाव, यानी लकड़ी से जो छोटी नाव बनी होती है उसी का नाम क्या है? वल्लम में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। तो केरल के बच्चे किससे स्कूल पहुँचते हैं? तो बोलिएगा वल्लम से। वल्लम क्या होता है? लकड़ी की बनी छोटी नाव। ठीक है, ये किसके लिए यूज करते हैं? तो इसमें बैठकर स्कूल जाने के लिए। राजस्थान में ऊँट गाड़ी। ठीक है, वहाँ पे बच्चे ऊँट गाड़ी से स्कूल जाते हैं। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। ठीक है, कुछ मैदानी इलाका है जहाँ पे कहाँ से जाते हैं? अगर कहेगा मैदानी इलाकों में हम किससे स्कूल जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? बैलगाड़ी से। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेत में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो अपनी छतियाँ खोल लेते हैं। ठीक है, फिर आपसे बोलेगा कुछ जगह साइकिल से जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ बच्चे जंगल से ही भी होके जाते हैं। अब देखिए, उत्तर की पहाड़ी पूछेगा, उत्तर की पहाड़ी बर्फ़ पर चलते बच्चे कहाँ बर्फ़ पे चल के स्कूल जाते हैं, कहाँ के बच्चे हैं? तो आप क्या कहेंगे? उत्तर की पहाड़ी। देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं, ताकि बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं, इसलिए वहाँ के बच्चे बर्फ़ पर चलकर स्कूल जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाते हैं। तो पूछेगा ये कहाँ पहुँचने? तो आप क्या कहेंगे? उत्तर की पहाड़ी में। अब देखिए, उत्तराखंड। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदान या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। तो ये कहाँ है? ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। तब क्या कहेंगे? उत्तराखंड में। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये हुआ आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल हम करेंगे दूसरा चैप्टर, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपको लगे कि मेरे वीडियो में बहुत तेज़ पढ़ा रही हूँ या किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, मुझे किसी और तरह से पढ़ाना चाहिए, तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं फ़िलहाल आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अगर ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं और एक बार दोहराते हैं तो आपको इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो ठीक है, नमस्ते।